वेलकम टू द सरस्वती ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन। सो इन दिस ग्रेविटेशन, सो व्हाट we'll study gravitation. After that, circular motion and centripetal force, Kepler's laws, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to the gravitation force on the earth, free fall, and last topic is escape velocity. इन सब टॉपिक पे हम इस चैप्टर में सीख लेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? बच्चों, आपको क्या लगता है ग्रेविटी किसको कहते हैं? ग्रेविटी तो जब भी ग्रेविटी आती है तो हमें ट्री और एप्पल का एग्जाम्पल सामने आता है। जब भी कोई पेड़ पे ट्री पे एक एप्पल लगा हो तो एप्पल वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड ही जाता है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। जो भी एप्पल नीचे आता है ट्री से वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एप्पल सीधा नीचे ना आके कोई एंगल पे गिर जाए या परपेंडिकुलर हो जाए या एयर में गायब हो जाए, वो हमेशा नीचे ही आता है। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन। सेम इज रिगार्डिंग द रेन। जो भी रेनफॉल होता है वो हमेशा नीचे ही आता है। कभी आपने देखा है कि रेनफॉल ऊपर हुआ है या सर्टेन एंगल से हुआ है? रेनफॉल जो भी होगा वो नीचे आएगा। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशन। सिमिलरली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिवर। जो भी रिवर फ्लो करती है हाई लेवल से लो लेवल तक ये करती है ना, तो वो भी क्यों होती है? ग्रेविटेशन की वजह से होती है। उसका पाथ भी होता है, जो पानी बहता है वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। और अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम क्या करते हैं? बैट से बॉल को मारते हैं। जब भी हम बैट को बॉल से मारते हैं तब बॉल सर्टेन हाइट तक जाती है और उस हाइट के बाद बॉल नीचे ही आती है। बॉल हमेशा ऊपर नहीं रहती। क्यों होता है बच्चों ऐसा? इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ही ऐसी चीज़ है कि वो बॉल को ऊपर से नीचे लाती है। ऐसा कोई बॉल नहीं हुआ तो ऊपर ही चला गया, हमने मारा और नीचे आया नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन की वजह से होगा। नेक्स्ट है, जो भी प्लैनेट के मोशंस होते हैं, मतलब हमारा अर्थ सन के अराउंड घूमता है, हमारे अर्थ के अराउंड मून घूमता है, ये भी होता है बच्चों ग्रेविटी की वजह से। ये सारी चीज़ें होती है ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट, ट्री से जो भी पत्ते गिरते हैं, जो भी पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी। ऊपर हवा में भी गिरे हुए तो सर्टन लिमिट के बाद वो सीधा ज़मीन पे पहुँचेंगे। ये भी होगा ग्रेविटी की वजह से। जब हम फुटबॉल खेलेंगे, सेम एज द क्रिकेट, जब हम फुटबॉल मारेंगे तो फुटबॉल भी एक सर्टन हाइट के बाद, एक सर्टन डिस्टेंस के बाद नीचे ही आएगा, वो ग्राउंड को ही टच करेगा। ये भी होता है ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन ही ऐसी चीज़ है कि हम जो भी पत्थर से बनाते हैं, या अगर पत्थर टूट गया तो ये नीचे ही आएगा, और ये नीचे आएगा। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो समझ में आ रहा है बच्चों क्यों सीखना है हमें? हम जो भी अराउंड करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रेविटेशन एसोसिएटेड है। कोई बॉल से के साथ खेल रहा है, एप्पल गिर रहा है, पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, नदियाँ बह रही है, दिनों रात हो रही है, हमारी धरती सूरज के चक्कर काट रही है, ये भी है ग्रेविटेशन ही है। तो ग्रेविटेशन इस वजह से हमें इम्पॉर्टेंट है और हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो ग्रेविटेशन, हमें पता है कि ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। किसने ढूंढा है? ये देखो, आइजैक न्यूटन, इन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशन को ढूंढा है। और इनकी स्टोरी बड़ी फेमस है। कौन सी स्टोरी? हर एक बच्चा जानता है कि वंस वो एक एप्पल के ट्री के नीचे आ गए और उस ट्री के नीचे बैठ गए और सडनली एप्पल उनके सर पर गिरा। ऐसा ही बोला जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने गिरते हुए एप्पल को देखा और ग्रेविटी का ख्याल किया। सो न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा है। वो तो साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में ख्याल आया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आया? एग्जैक्टली डाउनवर्ड ही क्यों आया? ये एंगल से क्यों नीचे नहीं आया? ये नीचे ही क्यों आया?
ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिमाग में सोच लिए और आफ्टर सम थिंकिंग न्यूटन कम्स टू अराइव द ग्रेविटेशन कंसेप्ट। उन्होंने ग्रेविटेशन की कंसेप्ट ढूंढ ली और न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया कि इसके पीछे राज जो है वो ग्रेविटेशन है। He came to conclusion that Earth must be attracted the apple towards itself and this attraction force must be directed towards the center of the earth। ये जो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ पे डायरेक्टेड किया होगा बच्चों? ये होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो न्यूटन यहाँ पे बैठे और न्यूटन ने सोचा जो ये एप्पल खींच रहा है, एप्पल अपनी ज़मीन की तरफ खींच रहा है, तो ज़मीन की तरफ कहाँ पे खींच रहा है? एप्पल खींचेगा ज़मीन की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर। ये अर्थ का जो सेंटर है इस सेंटर की तरफ खींचेगा, तो एप्पल को ही खींचेगा, बाकी चीज़ों को भी, बाकी सभी चीज़ें जो है अर्थ पे उसी को वो खींचेगा। और इसी वजह से हम पेंसिल ड्रॉप करें, पेन ड्रॉप करें, चाहे जो भी चीज़ हो हम उसको ड्रॉप करें वो हमेशा नीचे ही आती है। नीचे आती है मतलब the force is directed towards the center of circle। The force on apple on the tree is towards the center of circle and figure shows that gravitation of the earth and moon। अब यहाँ पे अर्थ और मून के भी ग्रेविटेशन दिया है। तो न्यूटन ने बहुत सोचा और उन्होंने बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में खाया कैन ग्रेविटेशन एक्ट फ्रॉम ग्रेटर हाइट। पहली चीज़ उनके दिमाग में आया कि ग्रेविटेशन है तो ठीक है, ग्रेविटेशन एक्ट होता है तो एक सर्टन हाइट तक ही अप्लाई होता है, उसके ऊपर हाइट तक गए मतलब और ऊंचा गए और एप्पल को ऊंचा रखा और दूसरी चीज़ को ऊंचा रखा, तो कब तक ये ग्रेविटेशन एक्ट होगा? और हर एक चीज़ पे एक्ट होगा क्या? ये मून से भी एक्ट होगा क्या? इज़ द सेम एप्पल फॉल फ्रॉम द मून? अगर मून से वो एप्पल गिरा तो वो टूवर्ड्स द सेंटर ही आएगा या मून पे ही गिर जाएगा? बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी और उनको अनदर क्वेश्चन भी आए, कैन ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट्स लाइक अदर प्लैनेट एंड सन? बाकी के जो ऑब्जेक्ट है, बाकी के जो प्लैनेट है, सन है, उन पे भी ये ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है या नहीं होता? ये भी चीज़ें आए और ये सारी चीज़ों का आंसर, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के हमने आंसर ढूंढने इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये थी स्टोरी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जिसमें एप्पल गिरने के बाद न्यूटन ने सोचा कि ग्रेविटेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे फोर्स एंड मोशन। ये फोर्स और मोशन हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में। तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को मोशन में लाना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। या किसी भी चीज़ को मोशन से हमें स्टॉप करना है तो भी फोर्स चाहिए। सो हमें पता है, वी नो दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड चेंज करने के लिए एज वेल एज मोशन चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? फोर्स की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है फोर्स? व्हाट इज फोर्स? सो फोर्स इज दैट which changes or tend to change the state of the rest or the motion of the body। फोर्स ऐसी चीज़ है कि क्या करता है वो? फोर्स चेंज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोर्स क्या है? पुल और पुश हम क्या करते हैं? फोर्स बोलते हैं। सो फोर्स इज दैट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट। स्टेट को चेंज करते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है बोला बच्चों? ये आदमी फोर्स लगा रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? करने की कोशिश कर रहा है पुश। अ फोर्स इज दैट वी चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ पे बॉडी क्या है? रेस्ट। और बॉडी कौन सी है? कार है। और उस पर फोर्स लगा रहा है ये आदमी। मतलब ये फोर्स है जो टेंड टू चेंज कर रहा है द स्टेट ऑफ द रेस्ट। अब जो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगा तो उतना मूव करने उसे डिफिकल्ट जाएगा। सिमिलरली ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुश और यहाँ पे पुल, ये दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं? फोर्स को डिवाइड करते हैं। समझ रहे बच्चों? फोर्स क्या होता है? एक तो फोर्स आइदर होगा पुश, दूसरी चीज़ होगा पुल। इन दोनों के बीच में होगा फोर्स और वो क्या करने की कोशिश करेगा?
टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये रेस्ट है, रेस्ट चीज़ों को वो चेंज करने की कोशिश करा, पुल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, खींचा चलाएगा, खींचा चलाएगा, तो यह है फोर्स। और दूसरी चीज़ है मोशन। मोशन इज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। किसको कहते हैं मोशन? अगर कोई एक चीज़ पहले इस जगह पे थी और आफ्टर सम टाइम ये चीज़ उस जगह पे आ गई तो हम कहेंगे इसमें मोशन है। मोशन किसको कहते हैं? मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल ध्यान दो, ये बच्चा है, बच्चा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, इनिशियल पोजीशन इसकी थी, कुछ समय के बाद उसने खींच के उसको दूसरे पोजीशन में कर दिया, तो ये थी इनिशियल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। अब आप मुझे बताओ ये मोशन में है या नहीं है? मोशन में होगा, क्योंकि मोशन क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ थी और फाइनल पोजीशन यहाँ हो गई, मतलब इसमें क्या हुआ है बच्चों? पोजीशन का चेंज हुआ है। समझ रहे? तो दो चीज़ें समझ में आए बिफोर द स्टडिंग दिस। फोर्स एंड मोशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, व्हाट इज मीन बाय फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल, और मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज हो रहा है पोजीशन में तो उसको कहेंगे हम मोशन। सो लेट्स रिकॉल, और कैन यू रिकॉल में हमें पूछा गया है व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के कौन से 3 लॉज है हमें बताना है। तो हमें पता है न्यूटन्स के बच्चों कितने लॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े। न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं और न्यूटन का पहला लॉ है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? अगर कोई चीज़ स्टेशनरी हो तो वो स्टेशनरी रहेगी, अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ध्यान दो, यहाँ पे एक स्टोन है, तो न्यूटन क्या बता रहा है पहले लॉ में कि इसमें इनर्शिया है, मतलब अगर ये स्टोन है तो स्टेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और ये मोशन में कब आएगा, अपनी स्टेट कब चेंज करेगा? जब तक इस पे कोई फोर्स ना अप्लाई हो जाए। अगर इस पे फोर्स अप्लाई हो तो वो अपनी क्या करेगा? स्टेट को चेंज करेगा। सो लुक एट हियर, न्यूटन्स का पहले लॉ देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन स्टेज इन द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में घूम रहा है तो मोशन में ही रहेगा, with the same speed and in the same direction unless acted upon unbalanced force। कब तक ये नहीं होगा? कब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा? 2 स्टेट में, एक तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक ये होगा? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्स चाहिए, पर कैसे चाहिए? अनबैलेंस फोर्स, तभी हम क्या कह सकते हैं उसमें मोशन आएगा या स्टेट चेंज होगी। रेस्ट हुआ तो मोशन में होगा, अगर मोशन में हुआ तो रेस्ट में जा सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए वही देखेंगे, एक बच्चा है, अब देखो यहाँ पे इनर्शिया का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक बच्चे के साथ एक छोटी टॉय कार है, अगर वो टॉय कार को इजीली घुमा सकता है, क्योंकि टॉय कार का वजन बहुत कम होगा, और वजन बहुत कम होगा तो बच्चा आराम से उस टॉय कार को घुमाएगा और उस पोजीशन को चेंज कर देगा। पहले बच्चा सपोज यहाँ से था तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वेट के साथ इसका इनर्शिया कम है। अगर सेम चीज़ हुई इस व्हीकल के साथ, अगर कोई आदमी बड़े से कार को पुश कर रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब बताओ बच्चों, इसमें इनर्शिया किसका ज़्यादा है? ये छोटी वाली कार का, टॉय कार का, या बड़ी वाली कार का? तो बड़ी वाली कार का क्या होगा? इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है।
तो समझ रहे हो बच्चों, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक होगा ये बच्चों? जब तक अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। ये हो गया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। उसके बाद हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ना है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये लॉ हम पहले ही पढ़ रहे, ये लॉ हम पहले ही अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन विच फोर्स एक्ट। अब ये पढ़ने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट क्या है। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 बॉल है। फर्स्ट वाला बॉल है हमारे पास टेनिस का बॉल और सेकंड वाला बॉल है क्रिकेट का बॉल, लेदर गट बॉल। अगर ये 2 बॉल एक ही स्पीड से फेंके जा रहे, स्पीड सेम हुई इसकी, तो कौन से बॉल को स्टॉप करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? बोलो बच्चों। आप बोलोगे ऑब्वियसली क्रिकेट वाले बॉल को, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमें वही बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हम दिखाते हैं P इक्वल्स टू m इंटू वी, वेर m इज मास एंड अनदर थिंग इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी अगर जितना ज़्यादा मास होगा तो उसको उतनी ज़्यादा एफर्ट्स और उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप और टू कम्स इन द मोशन। समझ में आ रहा है बच्चों सेकेंड लॉ? और इसके बाद हम सीखेंगे न्यूटन्स का तीसरा लॉ, जो हर कोई बता सकता है, बहुत इजी और सिंपल लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts equal and opposite force on the first body। जब कभी भी एक्शन किया जाएगा तो उसके अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्शन होगा। और ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कार है, कार अगर एक्शन दे रही है, एक्शन मतलब इस ब्रिक के वॉल को कार ने क्या कर दिया बच्चों? टक्कर मार दी है, तो ये हो जाएगा एक्शन। और रिएक्शन क्या है? कार भी जितना फोर्स से टक्कर मारेगी उसी अमाउंट में उससे भी ज़्यादा डबल फोर्स, मतलब डबल नहीं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। एक्शन के लिए जितना फोर्स लगेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रिएक्शन में आएगा। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं बलून का। बच्चों हमें पता है जब भी हम बलून में हवा भरते हैं और उसे छोड़ते हैं ऐसे, तो बलून उसकी के साथ आगे जाता है। हमने बलून की वो टॉय कार भी खेली होगी, जिसपे कार के ऊपर क्या करते हैं, हम बलून लगाते हैं, और बलून को जब भी इन्फ्लेट करेंगे और उससे हवा बाहर जाएगी तो ये टॉय कार क्या होती है बच्चों? आगे की तरफ भागती है। तो इन द सिमिलर वे ये हो गया हमारा एक्शन, और इधर के साथ क्या हो जाएगा? रिएक्शन। जब भी हम क्या करेंगे, बलून को पूरा इन्फ्लेट करेंगे और जब भी छोड़ेंगे तो ये रिएक्शन होके ये बलून आगे की तरफ भागेगा। सो दिस इज व्हाट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेट अस रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट। क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, किस वजह से ग्रेविटी, जो पेड़ है, जो ट्रीज है, जो भी चीज़ें पत्ते नीचे आते हैं, हम जो भी बॉल है बैट पे खेलते हैं, ये सभी ग्रेविटी की वजह से होता है। मतलब वो नीचे आता है। बॉल भी हम जब भी फुटबॉल खेलते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। प्लैनेटरी मोशन भी ड्यू टू द ग्रेविटी है। सो उसके बाद हमने ग्रेविटेशन सीखा। ग्रेविटेशन को किसने डिस्कवर किया था बच्चों? ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। और न्यूटन जब भी, स्टोरी क्या है, जब न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे या उन्होंने उस एप्पल को गिरते हुए दिखा तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि ये हो गया ड्यू टू द ग्रेविटेशन।
अब उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम कर दिया कि किसकी वजह से क्या है। सेम एप्पल हाइट से गिरा, सेम एप्पल मून से गिरा, कुछ एंगल बना के गिरा तो क्या हो जाएगा इफेक्ट, वो भी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, फोर्स एंड मोशन। और हमें पता है कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या स्टेट को चेंज करने के लिए। और हमने सीखा फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल, और सिंपली अ फोर्स विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी। ये मोशन को या रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी अप्लाई होता है उसको होता है फोर्स। ये फोर्स किस टाइप का है बच्चों, ये फोर्स है पुश टाइप का, और आगे था ये पुल टाइप का। अब उसके बाद हमने सीखा था मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों, मोशन था, मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसको कहेंगे हम मोशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इनिशियल से फाइनल स्टेट तक चली गई। उसके बाद हमने न्यूटन के 3 लॉ सीखे। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जितना मास कम होगा उतना कम इनर्शिया, जितना मास बढ़ा उतना ज़्यादा इनर्शिया। उसके बाद हमने सीखा था लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और किस ऑब्जेक्ट का, और दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से हमने फेंक दिए या सेम स्पीड से फेंक दिए, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये हमने सीखा था। और तीसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।